दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एस्पायर बैच सेकंड। जी हाँ, 16 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है और ये क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बैच होने वाली है, जिसमें एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और साथ में करीब करीब 1 से 2 महीने का रिवीजन सेशन इसमें लिया जाएगा ताकि बच्चों की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। मंडे से सैटरडे तक ये पूरे सेशन लिए जाएंगे। कुल मिला के 24 मंथ तक चलने वाली ये बैच है और 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से जेनिथ बैच सेकंड जो है ये भी 16 जून से स्टार्ट हो रही है और ये बैच जो है पूरी 1 ईयर के लिए है, जो कि हमारे एनटीएससी फाउंडेशन सिलेबस पर पूरा का पूरा कवर होगा क्लास, और साथ में 11th का बेसिक भी पढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर अनअकैडमी के फीचर्स की बात करें तो आप कहीं से भी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, बेस्ट टीचर से सीख सकते हैं। आपके लिए मल्टीपल लाइव क्लासेस होती है, आप किसी भी क्लास को कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। आपके लिए कोई इसमें बंधन नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स आपके लिए होती है जिससे कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का। लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शंस का, हम लोग इसको 2 मॉडल्स के थ्रू पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में अपेयर आपके सामने। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैन बी एक्सप्लेन बाय 2 मॉडल्स। मैंने आपको नाम तो बता ही दिए थे। पहला था आपका लॉक एंड की मॉडल, सेकेंड था आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो दोनों को ही हम डिस्कस करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लॉक एंड की मॉडल से। ओके, the specific action of an enzyme with a single substrate can be explained using a log and key analogy, first postulated in 1894 by Emil फाइकर। देखिए ये जो एंजाइम का मैकेनिज्म होता है एक सिंगल सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि एक स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम, सिर्फ मतलब एक एंजाइम का अपना पर्टिकुलर एक्शन जो कि एक सिंगल सबस्ट्रेट के साथ होता है, एक रिएक्टेंट के साथ, उसको हम लोग लॉक और की एनालॉजी या मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। और इसको सबसे पहले पोस्टुलेट करने वाले थे एमिल फाइकर इन 1894। डेट एंड साइंटिस्ट का नेम जरूर याद रखना है हमें। इन दिस एनालॉजी द लॉक इज द एंजाइम एंड द की इज द सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो लॉक होता है वो एंजाइम है और की यहाँ पर सबस्ट्रेट है। Only the correctly sized key fits into the keyhole of the lock. लॉक हमारा एंजाइम, की हमारा सबस्ट्रेट। और हमारी जब तक सही की उस मतलब अगर लॉक की सही की है तो वो एंटर हो जाएगी, और अगर उस लॉक की सही की नहीं है तो वो एंटर नहीं होगी। यही तो होता है, घर की चाबी है ताले की, अगर उसी की है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या आप कुछ भी करती रहिए कभी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिस वन इज द एंजाइम, ये इसमें एक्टिव साइड है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है। अगर ये सबस्ट्रेट का ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है इस एक्टिव साइट के बिल्कुल इक्वल है, देन इट विल फिट, then it will fit. If not, then it will not fit. यही होगा। अब यहाँ पर ये तो फिट वाला दिखाया हुआ है, अनफिट तो हम दिखा नहीं सकते डायग्राम में। तो यहाँ पर ये एक्टिव साइट, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट इज द की। जब दोनों ने मिक्स हो गए, एकदम कॉम्बाइन हो गए, एज यू कैन सी ये इसके अंदर पूरी तरीके से फिट हो गई। क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि जब एक एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का कनेक्ट होने के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देन उसके बाद जब हमारा पूरी रिएक्शन हो जाती है, सबस्ट्रेट ने, एंजाइम्स ने, रिएक्टेंट्स ने मिलकर सबने अपनी रिएक्शन कर ली, एंजाइम्स अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्योंकि हमने यहाँ सुक्रोज लिया था, तो सुक्रोज का जब डिहाइड्रोलाइज करेंगे, सॉरी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस करेंगे, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कि जो एंजाइम होता है
वो प्रोडक्ट जो होता है उससे बिल्कुल अलग आ जाता है और दोबारा से किसी दूसरी रिएक्शन करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और प्रोडक्ट जो हमें मिला ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम यूज कर लेते हैं अपने फर्दर के लिए. दिस इज द लॉक एंड की मॉडल. नाउ डोंट थिंक दैट कि इसमें जो लॉक और की मॉडल है लॉक और की शेप में नहीं है, बस यही मत सोचना, ठीक है, कि लॉक है की वाला है, वो वाला सिस्टम नहीं है. बस मैथड इसमें लॉक एंड की वाला है. आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं. एक सेकेंड. नेक्स्ट आता है हमारा इंड्यूस फिट मॉडल या फिर हम इसको फ्लेक्सिबल मॉडल भी कहते हैं. Koshland 1959 proposed the induced fit theory, which states that approach of a substrate induces a conformational change in the enzyme. सबसे पहले 1959 में कॉशलैंड ने इस पूरी इंड्यूस फिट थ्योरी को प्रपोज किया था. उन्होंने कहा था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग which states that the approach of a substrate induces a conformational changes in the enzyme. कहा गया था कि जब कोई रिएक्टेंट एंजाइम के साथ इंड्यूस्ड होता है, फिट होता है, तो कहीं ना कहीं एंजाइम्स में थोड़ा, ना कि बराबर, कुछ परसेंट में चेंजेस आ जाते हैं. बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप किसी के, सपोज करिए आप अपने घर में रहते हैं तो आपका खुद का अपना एक व्यवहार हैबिट होती है. जब आप कहीं बाहर जाते हैं किसी फ्रेंड के घर कुछ टाइम तक रहते हैं, अकेले रहते हैं, योर हैबिट विल चेंज, हो जाएंगे ना, ये हमारी हैबिटियाँ चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम चेंज कर देते हैं. सो यहाँ पर भी यही है कि जब किसी रिएक्टेंट ने इंड्यूस कर लिया एंजाइम के साथ, कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा. कुछ ना की बराबर भी आए तो 0.11% तो आ ही जाएगा. इट इज अ मोर एक्सेप्टेड मॉडल टू अंडरस्टैंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. इसीलिए ना लॉक इन की से ज्यादा इस मेथड को, इंड्यूस फिट मॉडल को एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि उसमें तो बस यही तो बता दिया कि एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, अगर एंजाइम का फंक्शन पर्टिकुलरली उस सबस्ट्रेट के लिए है देन इट विल कॉम्बाइन, अगर नहीं है देन इट विल नॉट. बट यहाँ पर क्या बताया कि अगर कोई भी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे, इंड्यूस्ड हो रहे हैं, it will it will a small change in enzymes. Unlike the lock and key model, the induced fit model show that enzymes are, sorry, this one, enzymes are rather flexible structures in which the active site continually reshapes by its interaction with the substrate until the time the substrate is completely bound to it. इसमें क्या बोला गया? लॉक एंड की मॉडल में क्या बोला था कि एक लॉक है, एक की है, दोनों फिट हुए, अपना एंजाइम रिएक्शन करने लगते हैं, जो भी है, राइट. अब यहाँ पर भी इंड्यूस्ड फिट भी थोड़ा सा उसी की तरह है, बट थोड़ा सा चेंज है. इसमें कहा गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या था ये, सॉरी, मैं दोबारा बना देती हूँ. यही था दिस वन, कि अगर लॉग यानी कि एंजाइम है और इस एंजाइम में ये सबस्ट्रेट पूरा फिट होना चाहिए रिएक्टेंट, अगर जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ फिट हो रहा होता है ना, इस तरीके से जाएगा थोड़ा सा, वह इस तरीके के साथ फिट हो रहा होता है, जब तक इसकी और इसकी साइड एक दूसरे, जो कनेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइन नहीं हो जाती, देखो धीरे धीरे ऐसे ज्वाइन हो रहा है ना, ऐसे करके ज्वाइन हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे, तो अभी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहा है, अभी इसकी जो वॉल्स एक दूसरे से टच नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, अब हो गई, अब हो गई. नाउ यू कांट सी एनी गैप बिटवीन दैम, राइट. अब कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा. तो यही बोला गया कि जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल उसकी वॉल्स एक दूसरे से अटैच नहीं हो जाती हैं, एक्टिव एंजाइम, ये जो एक्टिव साइट होती है ना, यानी कि ये दिस वन, ये वाला जो साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट एंटर होता है, वो कंटिन्यूअसली अपने आप को रीशेप करता रहता है. कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, अपने आप को रीशेप करता रहेगा, जब तक the substrate is completely bound to it, जब it is also the point at which the final form of shape of the enzyme is determined, तब तक, जब तक सबस्ट्रेट अपनी वॉल्स, अपने एंजाइम्स की वॉल्स के साथ बिल्कुल अटैच नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं करेगा,
एंजाइम्स की जो शेप होती है एक्टिव साइट वाली, कंटिन्यूअसली अपने आप को रीशेप करती रहती है। और जब सबस्ट्रेट पूरी तरीके से बाउंड हो जाएगा, पूरी वॉल से अटैच हो जाएगा एंजाइम्स की, तो एंजाइम की जो फाइनल शेप है वो डिटरमाइन यानी कि बताई जा सकती है, इससे पहले नहीं बताई जा सकती। ओके, ये इन्होंने बोला था, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, फ्लेक्सिबल मॉडल इसी नाम इसमें दिया गया, ताकि क्योंकि जब तक उसके साथ वॉल अटैच नहीं होती वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट है वो अपने आप को रीशेप कर रही है। दिस इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। Okay, next, come to the next point. Factors affecting enzyme activity. First of all, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं complex flexible model वाला. This one enzyme plus substrate है. ये पूरा क्या है? Substrate की ये पूरा वो है. Sorry, ये enzyme की active site है. This one is the substrate. देखिए, जब तक यहाँ पर जो substrate enter नहीं हो रहा है, यहाँ तक पूरा enter होना चाहिए. तरीके से यहाँ पर पूरा एंटर हो जाएगा। देन उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट देखा आपने, यहाँ पर एंजाइम की पहले इस तरीके की सिर्फ इतनी सी शेप थी, लेकिन जब उसमें सबस्ट्रेट एंटर हुआ तो उसकी जो शेप थी थोड़ा सा चेंज हो गई, जो कि उसकी फाइनल शेप होती है। एंड देन फिर प्रोडक्ट निकलते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है, जो सबस्ट्रेट है उसके प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। यही होता है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दैट मीन कि जब हम एंजाइम को किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, कितने ग्राम में हमने जो कंपोनेंट्स है वो ले रखे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Increase in the concentration gradually increases the velocity of enzyme activity within the limited range of substrate level. जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, एंजाइम की जो वेलोसिटी है यानी कि उसके काम करने की क्षमता, एक तरीके से हिंदी में बात करें तो, when the substrate is increasing, the substrate concentration is increasing gradually, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एंजाइम की काम करने की क्षमता भी उसी सबस्ट्रेट के लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज increases and a rectangular hyperbola is obtained when velocity is plotted against the substrate concentration। और जब हम इस देखिए यहाँ पर ना एक डायग्राम है, दिस वन, ये हाइपरबोला, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ, एक हाइपरबोला वाला जो फिगर है वो हमें मिलता है। ये हम लोग को फिगर्स के थ्रू यानी कि ग्राफ के थ्रू हम लोगों को बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज आप यही लिखिए, नो प्रॉब्लम, अपनी चेंज करना चाहते हैं अपनी चेंज कर सकते हैं, बट आपको ये आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला था, अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से ये तो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तरीके से हमें ऑब्टेन होता है जब हम इसको प्लॉट करते हैं वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। एज यू कैन सी यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में लिखा हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे वेलोसिटी हमने ले ली। ठीक, सबसे पहले ये हमने यहाँ पर ले ली, हाँ, इस पॉइंट से जैसे, एक सेकेंड, वेलोसिटी को हम लोग v में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा, और सबस्टेंट को s में मेजर करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पॉइंट पे टच हो रहा है इसे हम बोलते हैं माइकल्स या मेंटेन कांस्टेंट। सबसे पहले वेलोसिटी हम लोगों ने जो सबस्ट्रेट था हमारा इस पॉइंट पे था, ओके, यहाँ से हम जो, जब एक सबस्ट्रेट यहाँ पर था इसकी कंसंट्रेशन इतनी थी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, एंजाइम की कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, इतनी इंक्रीज हो गई, हाफ वी मैक्स, मतलब हाफ हो गया। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया इस तरीके से, सबसे पहले हमने इतना किया, इतना हमारा कंसंट्रेशन था, इतनी हमारी वेलोसिटी, देन अगेन हमारा कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो गया, और जब अगेन हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो जो हमारी वेलोसिटी थी वो अगेन हमारी इंक्रीज हो गई इस पॉइंट पे, इस तरीके से जब हम करेंगे तो यानी कि इस पॉइंट पे चली गई थी। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमारा इस तरीके से कुछ हाइपरबोला टाइप
बना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले इतनी थी कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद इतनी हो गई, फिर बी पॉइंट पे आई होगी, इसमें शो नहीं किया लाइंस के थ्रू, फिर सी पॉइंट पर आई, इस तरीके से। तो हमने इसको ग्राफ बनाया तो कैसा बना, ये हाइपरबोला में बना। तो इससे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कंसंट्रेशन जितना बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम उतनी ही बढ़ती जाएगी। Three distinct phases A, B and C of the reactions are observed in this graph as you can see, जिसमें V हम लोग वेलोसिटी को मेजर करते हैं, V max हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं जा सकता। जो V max है वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ एंजाइम नहीं जा सकती। S हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है Km, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ये पॉइंट जो है Km। माइकल्स मेंटन कांस्टेंट, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है जो इसको शो कर रहा है कि यहाँ तक हमारा जब V मैक्सिमम हो गया, यानी कि जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हुई, तो उस जगह पे जो हमारा कंसंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की, वो यहाँ कांस्टेंट थी Km। यानी कि अगर इतनी वेलोसिटी है तो इससे ज्यादा आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं ले सकते हो, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगी। So this is the effect of substrate concentration of enzyme activity। मेन आपका ग्राफ याद करना है, पैराग्राफ समरी तो कोई भी लिख सकता है, the main thing is graph। Km or the Michaelis-Menten constant is defined as the substrate concentration expressed in moles per liter। माइकल्स मेंटन क्या कर रहा है, कांस्टेंट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो कि हम लोग मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करता है, एंड टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम catalyzed reaction, it indicates that half of the enzyme molecules, that is 50%, are bound with the substrate molecule when the substrate concentration equal द Km वैल्यू। इसमें कहा गया है, जो आपने देखा था ना यहाँ पे हाफ वी मैक्स लिखा हुआ है, हाफ वी एक्स का मतलब है कि एंजाइम्स के 50% मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड हो चुके हैं, यानी कि 50% जो मॉलिक्यूल्स बाउंड हुए थे वो हमारे इक्वल थे Km के। Km की वैल्यू होती है, अभी नीचे देखेंगे। Km value is a constant and a characteristic feature of a given enzyme, and it is representative for measuring the strength of ES complex, यानी कि enzyme substrate complex। A low Km value indicates a strong affinity between enzyme and substrate, whereas a high Km value reflects a weak affinity between them। And for majority of enzymes, the Km values are in the range of 10 to 5 to 10 to 2 moles। Okay, थोड़ा सा हम हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। Km वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, एंजाइम की वेलोसिटी के बाद आती है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेजरिंग, इसमें स्ट्रेंथ पता लगती है कि जो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेंथली एक दूसरे से बाउंड है, स्ट्रेंथ पता करते हैं। लो Km, जितनी ज्यादा लो Km होगा, लो Km भी होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की, और जितना ज्यादा हाई Km वैल्यू होगा उतनी ज्यादा वीक स्ट्रेंथ या एफिनिटी होगी हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट की। एक हम लोग नॉर्मल रेंज की बात करें तो 10 से 5 मोल से लेकर 10 से 2 मोल्स तक की रेंज Km वैल्यू में वेरी करती है, यानी कि हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 10 to 5, इतना हमारे रेंज करती है। Km वैल्यू शो करती है स्ट्रेंथ की हमारे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक दूसरे से कितनी अच्छे तरीके से, कितनी स्ट्रेंथ बाउंड है। दूसरा आता है हमारा एंजाइम कंसंट्रेशन। पहले हमने देखा, पहले हम लोगों ने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखी थी, अब हम लोग देखेंगे एंजाइम की कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के, वो तो हमने देख ही लिया अपने लास्ट वीडियो में, अपने स्लाइड्स में जो हमने देखा था, राइट, लास्ट अपना पोर्शन में, कि एंजाइमेटिक रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उतना एंजाइम का रिएक्शन, जितना एंजाइम का रिएक्शन उतना कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट्स का। The rate of reaction is also directly proportional to the square root of the concentration of enzyme। हम ये भी कह सकते हैं कि जो enzymatic reaction है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है एंजाइम्स के
स्क्वायर रूट पर। That means reaction, the rate of reaction is also directly proportional to the square root of the concentration of enzymes. It means that the rate of reaction is also increases with the increasing concentration of enzyme. That means now you can say that कि अगर हमारा एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम्स का काम ही होता है रिएक्शन की रेट को बहुत ज्यादा स्लो या फास्ट करने का, यही काम होता है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी तो बढ़ जाएगा, तभी तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहती हैं कि जब आपके दो कोई भी वैल्यू एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन अगर आपकी एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ी है तो पहली बढ़ेगी, राइट। So when the concentration of enzyme is increases, the reaction of the rate is also increases, and the rate of reaction can also decrease by decreasing the concentration of enzyme. लेकिन अगर enzyme की concentration decrease हो रही है तो rate of reaction भी क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, वो भी अपना काम काम करेगा। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टाइम लिखा है, ठीक। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन लिखी है। अब आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने ये वाली लाइन ली, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया, दैट मीन यहाँ पे कोई एंजाइम हमने यूज नहीं किया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट एक लिया विद 1x एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम, मतलब 1x का मतलब है कि हमने 1x कितने टाइम्स हमने एंजाइम यूज किया, ठीक है, वो हमारा पॉइंट यहाँ था। तो इसमें जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन थी बढ़ गई ना, जब हमने कोई एंजाइम नहीं यूज किया तो हमें कोई प्रोडक्ट ना की बराबर या मिला या बिल्कुल मिला ही नहीं। जैसे ही हमने थोड़ा एंजाइम्स में थोड़ी सी कंसेंट्रेशन यूज करी 1x की, तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो इतना बना, हमारा इतना बना कि नहीं बना। जब हमने एंजाइम की कंसेंट्रेशन को दुगना कर दिया यानी कि 2x कर दिया, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और टाइम भी कम हो गया, टाइम भी डिक्रीज हो गया। जब कोई एंजाइम नहीं था तो मतलब टाइम लग रहा था रिएक्शन को, जब हमने एंजाइम यूज किया तो टाइम भी कम हो गया हमारी रिएक्शन का, प्रोडक्ट भी हमें ज्यादा मिला। जब हमने एंजाइम्स को 2 टाइम्स यूज कर दिया, टाइम हमारा और कम हो गया और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ गई। हो गया कि नहीं हो गया? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसेंट्रेशन। थर्ड फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। द एंजाइमेटिक रिएक्शंस अकर्स बेस्ट एट और अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं टेम्परेचर वाले पॉइंट में, कि सबसे बेस्ट जो सुइटेबल टेम्परेचर होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, विच इज द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एट होम्योथर्म्स। क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये जो होम्योथर्म्स होते हैं यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है लाइक 37 डिग्री सेल्सियस, and the rate of chemical reaction is increased by a rise in temperature, but this is true only over a limited range of temperature. अब जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर हम लोगों ने क्या किया टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल बेस्ट सूटेबल है। आप लोग कह रहे हो कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा विद इन अ सेकंड। ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन कुछ नहीं होगी, इनएक्टिव हो जाएगा। एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस तो बेस्ट है ही है, लेकिन अगर आपको केमिकल रिएक्शन का रेट हाई करवा के कुछ प्रोडक्ट जल्दी चाहिए तो आप मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर सकते हैं लिमिटेड टेम्परेचर में। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया बस हमें प्रोडक्ट मिल जाए विद इन अ सेकंड, नहीं, एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है। एंड द एंजाइम्स रैपिडली डिनेचर एट टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। लिखा भी हुआ है कि अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस के
बाद इंक्रीज कर रहे हो, एंजाइम्स अपने आप डीनेचर होना शुरू हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन हो पाएगी, ना प्रोडक्ट मिलेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस ना कर देना, देख लेना। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर कर देंगे, सपोज करो 10 डिग्री कर दिया, 15 डिग्री बहुत ज्यादा कम कर दिया, कहाँ 37 डिग्री था, कहाँ आप 10 डिग्री पर या 15 डिग्री पर ले गए, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है, यानी कि वो अपना फंक्शन नहीं करेगा। एंड द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और एक ऐसा टेम्परेचर दैट मीन 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बेस्ट है। इस टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी पूरी तरीके से जितनी भी एक्टिविटीज है बड़ी अच्छी तरीके से शो करता है, बहुत परफेक्टली, एंड इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है और यहाँ पर एंजाइम्स की एक्टिविटी के टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कितनी इंक्रीज होगी। यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 0 था, तो 0 पे हमारी ज्यादा अच्छी एक्टिविटी नहीं थी। फिर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर लिया तो उसकी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। 20 लिया तो थोड़ी सी सही हुई। जब हमने 30 लिया तो और एंजाइम एक्टिविटी सही हुई। जब हमने 40 डिग्री सेल्सियस लिया तब आ गया हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है। दैट मीन 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बड़ा ही बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी एंजाइम इसी टेम्परेचर पे शो करते हैं, सो दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देन उसके बाद जब हमने 50 डिग्री लिया, एज यू कैन सी एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। 60 डिग्री पर और डिक्रीज हो गई, 70 करते तो और डिक्रीज हो जाती है। यही हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया, एक्टिविटी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे डिक्रीज होता चला गया टेम्परेचर, एक्टिविटी सॉरी बढ़ता चला गया, एक्टिविटी और ज्यादा बेकार हो गई, बिल्कुल इनएक्टिव। एंजाइम्स अपना इनएक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं। So this is the effect of temperature on enzyme activity. Next आ जाते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ pH पर। Similar to temperature, there is also a pH at which an enzyme will catalyze the reaction at the maximum rate. जैसे टेम्परेचर में होता है, टेम्परेचर की तरह ही जो हमारा pH है वो भी हमारे एंजाइम को किसी भी रिएक्शन में मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए हेल्पफुल होता है। एवरी एंजाइम हैज अ डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। जैसे हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर था, सेम एज इट इज यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है। एंड द एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म इट्स फंक्शन बियॉन्ड द रेंज ऑफ इट्स पीएच वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग ऑप्टिमम पीएच वैल्यू जो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी ना, बेस्ट सुटेबल वैल्यू होगी पीएच की, उससे इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग करेंगे, तो जो हमारा एंजाइम है वो कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, वो अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें भी सेम एज इट इज ग्राफ बनेगा जैसे हमारा टेम्परेचर वाले में बना था। यू कैन सी पहले हमारी जो यहाँ पे पीएच वैल्यू है, यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। पीएच पहले मतलब 0 से स्टार्ट करें तो मतलब इसका ज्यादा एक्टिविटी अच्छी नहीं थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए 1 पर, तब थोड़ा सा ठीक हुई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यही होती है पूरी पीएच की 0 से लेकर 14 तक। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि 6 से लेकर 7 के बीच का जो हमारा पीएच होता है वो होता है हमारा ऑप्टिमम पीएच, जहां पर एंजाइम अपनी सबसे ज्यादा एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है या शो करता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर पीएच थोड़ा सेम सेम है, बस वैल्यू में डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस में, ये 0 से 14 है, नथिंग एल्स। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक जो फैक्टर्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद जो आपका नया टॉपिक है एक अदर सब्सटेंसेस, यानी कि कौन सी अदर सब्सटेंसेस हैं जो आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी को, ये तो कॉमन फैक्टर्स थे जो सबको पता होता है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, पीएच है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट में हमारी एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इतना आज के लिए काफी है और बहुत भी है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।